दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हार्ट का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम हार्ट का पार्ट 2 करेंगे। मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ये सब पढ़ा दिया था। फिर हार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसका चक्कर क्या होता है वो पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जो हमारी वेसल्स होती हैं, वेसल्स यानी कि बहिकाएँ, और आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी यानी कि केशिकाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आइए आज देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। इसको हम कहते हैं रुधिर वाहिकाएं। इसमें दोस्तों सबसे पहला हमारा होता है धमनी, दैट इज कॉल्ड आर्टरी, आर्टरीज। नंबर 2 शिरा, इसको हम कहते हैं वेन। नंबर 3 केशिकाएं, इनको हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। सबसे पहले धमनी, सिरा और केशिकाएं। ठीक है, केशिकाएं क्या काम करती हैं? धमनी को सिरा से मिलाने का काम करती हैं। अभी आगे स्ट्रक्चर में समझेंगे। धमनी के बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले धमनी के बारे में, तो धमनी के बारे में देखेंगे। पहला हेडिंग है हमारा धमनी यानी कि आर्टरी। देखिए धमनी क्या होती है? दो तरह की धमनी होती हैं। जैसे कि धमनी एक होती है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, एक होती है आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, और आर्टरी को हम बोलते हैं धमनी। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं कि मेन इनका फंक्शन क्या है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो CO2 वाला ब्लड लेकर जाती है। CO2 मतलब इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। अब आप कहेंगे कहाँ से लेकर जाती है? तो देखिए ये जो है ये हृदय से शरीर के अंगों तक ब्लड को लेकर जाती है। कैसा ब्लड लेकर जाती है? अशुद्ध रक्त, CO2 वाला रक्त। और अगर धमनी की बात करें तो ये इसमें कौन सा रक्त बहता है? प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। और ये शुद्ध रक्त ये कहाँ से लेके जाता है? लेके जाती है शरीर से हृदय की ओर। यानी कि पहले मोटी मोटी बात हमने ये समझी कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है इसको हम फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर कैसा ब्लड बहता है। तो हम बोलेंगे उसके अंदर CO2 वाला ब्लड बहता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड बहता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब ये है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाती है। आर्टरी की बात करें तो इसमें कैसा रक्त बहता है? इसमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि प्योर ब्लड बहता है, और ये शरीर से हृदय की ओर ब्लड को लेकर जाती है। अगर हम आर्टरी की बात करें, ठीक है, तो आर्टरी में ये कैसी होती है? थिक वॉल्ड यानी कि मोटी दीवार वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक लेकर जाती हैं। तो 3 पॉइंट देखिए दोस्तों, ये शरीर में कुछ गहराई पर होती हैं। ये शरीर में कुछ गहराई पर होती हैं। कहाँ पर होती हैं? गहराई पर होती हैं। जो धमनी होती है वो कहाँ पर होती है? गहराई पर होती हैं। ठीक है, और धमनियों का रंग कैसा होता है? धमनियों का रंग लाल होता है। धमनियों का रंग कैसा होता है? रेड होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि धमनी जो होती है वो रक्त को कहाँ? हृदय से फेफड़ों में लेके जाती है। तो दोस्तों जो धमनी होती है वो दाएं निलय से ये दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है।
फेफड़ों तक पहुंचाती है। अब आपसे पूछेगा कि धमनियों में कपाट उपस्थित होता है क्या, तो इनमें कपाट अनुपस्थित होता है, यानी कि इनमें वाल्व जो होता है वो absent होता है। द valve इज absent इन आर्टरीज। दूसरा है हमारा वेन्स, सिरा। देखिए ये कैसी होती हैं, ये थिन वॉल्व होती हैं, मतलब कैसी होती है, पतली दीवार वाली, पतली दीवार वाली होती हैं, ठीक है। सिराएं कैसी होती हैं, पतली दीवार वाली होती हैं। और सिरा में कैसा रक्त बहता है, इनमें CO2 वाला रक्त बहता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड। और इसी ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो सिराएं हैं इनमें कैसा ब्लड बहेगा, CO2 वाला ब्लड बहेगा, इम्प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। इसी को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनकी दीवार कैसी होती है, पतली होती है, इनकी दीवार पतली होती है, ठीक है। कपाट उपस्थित होता है, ये भी याद रखेंगे। कपाट क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी कि वॉल्व प्रेजेंट होता है, वॉल्व इज प्रेजेंट। अब देखिए जो सिराएं होती हैं वो संपूर्ण शरीर से ब्लड को किस में पहुंचाती हैं, यानी कि सिराएं जो होंगी यहाँ से जो हमारा ब्लड है वो ब्लड हमारा शरीर अंगों से हृदय में जाता है। यानी कि वेन्स आर थिन वॉल्व विच कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स इनटू द हार्ट, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यानी कि सिराओं में कैसा रक्त बहता है, CO2 वाला रक्त, और ये अशुद्ध रुधिर को शरीर अंगों से हृदय तक ले जाने का काम करती है। अब आपसे पूछता है कि इसका एक अपवाद है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। देखिए पल्मोनरी वेन्स में कैसा रक्त बहता है, इसमें बहता है ऑक्सीजन वाला रक्त, यानी कि प्योर ब्लड। तो आता है लार्जेस्ट वेन कौन सी है, लार्जेस्ट वेन। तो देखिए वेन्स ये दो होती हैं, एक होती है हमारी इंफीरियर वेना कावा, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी, इसको कहते हैं अभिवाही धमनी। आपसे पूछता है लार्जेस्ट वेन कौन सी है। देखिए दो वेन्स होती हैं, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। जो लार्जेस्ट वेन होगी वो कौन सी होगी, इंफीरियर वेना कावा होगी। कौन सी होगी, इंफीरियर वेना कावा होगी। वेना कावा दाएं आलिंद से, या हम ये भी कह सकते हैं जो वेन्स हैं यानी कि धमनी है वो शरीर के अंगों से निकल कर कहाँ जाती हैं, हार्ट में। और सबसे पहले वो कहाँ पर जाती हैं, यानी कहाँ पर ब्लड को लेके जाती हैं, तो वो कहाँ लेके जाती हैं, दाएं आलिंद में लेकर जाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, पूछेगा सिराएं कहाँ पर उपस्थित होती हैं। सिराएं त्वचा, सिराएं कहाँ पर होती हैं, त्वचा पर उपस्थित होती हैं। अगला दोस्तों हमारा है तीसरा नंबर, ब्लड कैपिलरीज। यानी कि रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कैसी होती हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं एंड एक्सट्रीमली नैरो, एक्सट्रीमली नैरो, यानी कि अत्यधिक पतली होती हैं। कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं,
दे आर थिन बॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो, यानी कि ये पतली होंगी और बहुत महीन होंगी। इनका काम क्या है, ये धमनी को सिरा से जोड़ती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कैपिलरी धमनी को सिरा से जोड़ेगी, और ये तीनों किस में आती हैं, ये तीनों आती हैं बेसल्स में, ठीक है, तीनों किस में आती हैं, बेसल्स में। लेकिन जो कैपिलरी है, यानी कि ये अगर आर्टरी है, ये वेन है, तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी कैपिलरी। ये कैपिलरी किसको जोड़ रही है, ये जोड़ रही है हमारी आर्टरी और वेन को। अब देखिए रुधिर जो है वो धमनी से किस में आता है, केशिकाओं में आता है, केशिकाओं में आता है। यानी कि रुधिर जो है वो धमनी से कहाँ पर आएगा, केशिकाओं में आएगा। पदार्थ जैसे O2, भोजन CO2 आदि का स्थानांतरण रुधिर और केशिकाओं के द्वारा होता है। द एक्सचेंज ऑफ सच मटेरियल दैट इज ऑक्सीजन, फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बाई ब्लड्स एंड ब्लड कैपिलरीज, इसको याद रखेंगे। अब देखिए केशिकाओं का एक सिरा धमनी से और दूसरा सिरा या हम इसको छोर लिख लेते हैं क्योंकि सिरा सिरा एक जैसा हो जाएगा। दूसरा छोर सिरा से जुड़ा होता है, सिरा से जुड़ा होता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, ये कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली, बहुत ज़्यादा महीन होती हैं। और जो हमारी कैपिलरी हैं, यानी कि जो हमारी वहिकाएँ हैं, सॉरी केशिकाएँ हैं, ये धमनी को और सिरा को जोड़ने का काम करती हैं। उसके बाद पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो रूप स्थानांतरण होता है वो रुधिर और केशिकाओं के द्वारा होता है। द एक्सचेंज ऑफ सच मटेरियल ऑक्सीजन, फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड्स एंड ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद केशिकाओं का एक छोर तो जुड़ा होता है धमनी से और एक छोर किससे जुड़ा होता है, सिरा से जुड़ा होता है। ये हमारी धमनी है और ये हमारी सिरा है, और ये वाली क्या है, कैपिलरीज, यानी कि केशिकाएं। तो देखिए आसानी से चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने बताया आपको सिराओं में कैसा ब्लड बहता है, O2 वाला ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड। सॉरी, धमनी में कैसा ब्लड बहता है, O2 वाला, यानी कि प्योर ब्लड। तो अगर धमनी में प्योर वाला ब्लड बहता है तो सिराओं में कैसा ब्लड बहता है, CO2 वाला। अब पल्मोनरी धमनी की बात करें तो उसमें CO2 वाला ब्लड, और पल्मोनरी वेन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड। देखिए आप प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उससे आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब देखिए ये क्या है, कैपिलरीज हैं। क्या है, कैपिलरीज हैं। ये बहुत नैरो होती हैं और पतली होती हैं, ठीक है। ये कैसी होंगी, पतली होंगी, ठीक है। ये कैसी हैं, पतली हैं बहुत, ठीक है। अब देखिए ये कैपिलरी का काम क्या होता है, इस फूड को ये लेकर जाती हैं और ऑक्सीजन को कहाँ, बॉडी सेल्स तक, यानी कि शरीर के कोशिकाओं में, और CO2 को लेकर आती हैं यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे आप, ये कैपिलरी है, ये अलग अलग, तो ये फूड को लेकर आएगी बॉडी सेल्स तक और CO2 को पहुँचाएगी यहाँ पर। अब ये CO2 जो है, यानी कि जो CO2 वाला ब्लड जो है वो यानी कि CO2 किस में आ जाएगा, अब सिरा में आ जाएगा। और सिरा क्या करता है, अब जो सिरा है वो क्या करेगा, ब्लड को हार्ट में ले जाएगा और हार्ट में ब्लड जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर पल्मोनरी से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फेफड़ों में, और फेफड़ों से होता हुआ वो शुद्ध होकर धमनी के द्वारा हार्ट में चला जाता है, वहाँ से बॉडी सेल्स में चला जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। रुधिर दाब, रुधिर दाब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये दो प्रकार का होता है। एक हम कहते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, नंबर 2 डायस्टोलिक।
सिस्टोलिक को हम प्राकुंचन रुधिर दाब कहते हैं और डायस्टोलिक को हम कहते हैं अनुशिथिलन रुधिर दाब। सिस्टोलिक को हम कहते हैं प्राकुंचन रुधिर दाब और डायस्टोलिक को कहते हैं हम अनुशिथिलन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg होता है, 120 mmHg, और यहाँ पर होता है 80 mmHg। कितना होता है? 80 mmHg। और दोस्तों इसका जो रेशियो होता है, ब्लड प्रेशर का जो रेशियो है, ब्लड प्रेशर बराबर 120 बाई 80 mmHg, ये वाला जाएगा सिस्टोलिक पर और ये होता है डायस्टोलिक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है ये। तो सबसे पहला हमारा है, पहले नंबर पे है सिस्टोलिक, इसको हम कहते हैं प्राकुंचन ब्लड प्रेशर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है, जब हृदय सिकुड़ता है, जब हृदय सिकुड़ता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हृदय सिकुड़ता है तो जो ब्लड होता है वो हृदय से बाहर जाता है। ठीक है, यानी कि ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, तब ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg। कितना हुआ? 120 mmHg। हृदय के संकुचन के समय धमनियों में रुधिर अधिक तेजी से बहता है, धमनियों में रुधिर अधिक तेजी से बहता है। इसे प्राकुंचन रुधिर दाब कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, जिस दाब से रुधिर धमनी में बहता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि धमनी में जिस दाब से रुधिर बहता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को हिंदी में प्राकुंचन रुधिर दाब कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 120 mmHg, मतलब इतना होना चाहिए। डायस्टोलिक का मतलब दूसरा होता है डायस्टोलिक अनुशिथिलन, 80 mmHg। ब्लड प्रेशर का जो रेशियो है वो 120 बाई 80 mmHg है, 180 सिस्टोलिक पर और 80 डायस्टोलिक पर। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें और समझें तो सिस्टोलिक की बात करें तो ब्लड धमनी में जिस दाब से बहता है और धमनी में तेज़ी से बहता है, ठीक है, अधिक दाब से, तो उस जो ब्लड बह रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसका मान कितना होता है? 120 mmHg। देखिए जब हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड हृदय से बाहर जाता है, तब प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg। या अगली डेफिनेशन से हम समझते हैं, हृदय के संकुचन के समय धमनियों में रुधिर अधिक तेजी से बहता है, इसे प्राकुंचन रुधिर दाब कहते हैं, या फिर हम इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हृदय फैलता है और जब हृदय फैलेगा तो जो ब्लड है वो आता है हृदय में, कहाँ से? शरीर से। यानी कि ब्लड अंदर आता है हृदय के शरीर से, और तब प्रेशर कितना होता है? 80 mm
Hg। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होगा, या हम कह सकते हैं अनुशीतलन ब्लड प्रेशर कब होगा, जब हृदय फैलता है, ठीक है, यानी कि रिलैक्स होता है, अपनी पोजीशन में आता है, तब ब्लड आता है हृदय में शरीर से, और तब वैल्यू कितनी होती है, 80 mm Hg होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जिस दाब से रुधिर सिराओं में बहता है, जिस दाब से रुधिर सिरा में प्रवाहित होता है, जिस दाब से रुधिर सिरा में प्रभावित होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसका मान कितना होता है, 80 mm Hg होता है। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि हृदय के शिथिलन के समय का दाब है, ये क्या है दोस्तों, हृदय के शिथिलन के समय का दाब है। तो स्फिग्मो मैनोमीटर, इसे कहते हैं रुधिर चाप मापी, रुधिर चाप मापी स्फिग्मो मैनोमीटर, इसे हम कहते हैं रुधिर चाप मापी। ये क्या होता है दोस्तों, ये वह यंत्र होता है जिससे हम रुधिर दाब को मापते हैं, यानी कि वह यंत्र जिससे रुधिर दाब को मापते हैं। क्योंकि दोस्तों दो कंडीशन होती है हमारे पास, एक होती है रुधिर दाब का अधिक होना, एक होता है रुधिर दाब का कम होना। अधिक होने का मतलब है दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, और कम होने का मतलब है दोस्तों हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, रुधिर दाब जब ज़्यादा होगा तो उसको कहते हैं हम, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और यहाँ पर ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसे कहते हैं लो, यानी कि हाइपोटेंशन। दोनों कंडीशन में हार्ट अटैक की संभावना होती है। अब देखिए, जब ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाएगा 120 mm Hg से, तो उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं, सॉरी, हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर 120 mm Hg से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है 80 mm Hg से, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। देखिए, हार्ट बीट जो होती है, इट इज जनरेटेड बाय ऐसे नोट्स, ऐसे नोट्स को हम कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों, साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है वो यहाँ पर होता है, ये हमारा हार्ट है, ये कंडीशन यहाँ पर होता है। अब देखिए दोस्तों, यह भी कहाँ पे होगा, ये दाएं आलिंद के पास। अब जब ये खराब हो जाता है, यहाँ से क्या होता है, हृदय की जो धड़कन जनरेट होती है, हृदय की धड़कन यहीं से जनरेट होती है, और जब ये दिक्कत करने लगता है तो यहीं पर हम लगा देते हैं पेस मेकर। क्या लगाते हैं, पेस मेकर। तो ये जानकारी हो गई आपके लिए। बीट का मतलब क्या होता है, हृदय का एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना, एक बार सिकुड़ना प्लस एक बार फैलना क्या कहलाती है, एक धड़कन कहलाती है। हृदय का एक बार फैलना और एक बार सिकुड़ना क्या कहलाती है, एक धड़कन कहलाती है। उसके बाद 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर 1 मिनट में 72 बार धड़केगा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो वयस्क है, वयस्कों में 72 पर मिनट
72 पर मिनट धड़कन की जो रेट रहती है। अगर हम बात करें इन्फेंट की, यानी कि नवजात शिशु, तो दोस्तों ये 100 से 150 के बीच होती है। बच्चों में भी लगभग इतनी होती है, छोटे बच्चों में। अगर हम बात करें खिलाड़ी की या एथलीट की, तो ये सबसे कम होती है एथलीट में 36 से 52। कितनी होती है? 36 से 52। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी दोस्तों? इन्फेंट में सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इन्फेंट में होती है। सबसे कम ये खिलाड़ियों में होती है। इसको याद रखेंगे। देखिए एक यंत्र होता है, इसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? आला बोलेंगे इसको। तो ये धड़कन सुनने के लिए काम आता है। धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का हम यूज करते हैं धड़कन सुनने के लिए। एक होती है हमारे पास लब और एक होती है डब। ये धड़कन सुनी जाती है। एक साउंड होता है लब, एक साउंड होता है डब। पहले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया, आप उसको देख लीजिए। अब देखिए आपसे पूछेगा कि ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। या तो देखिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर इज आर रेगुलेटेड बाय एड्रेनलिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। ब्लड प्रेशर को प्रेशर आर रेगुलेटेड बाय एड्रेनलिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर को, रुधिर दाब को एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ये जो हार्मोन है वो एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। एड्रेनल ग्रंथि किडनी के ऊपर उपस्थित होती है। आगे देख लेते हैं। यानी कि जो हार्ट है वो 1 मिनट में 5 से 6 लीटर, मतलब 5 से 6 लीटर ब्लड को पंप करता है। जो ब्लड प्योर होता है उसको पंप करता है और बॉडी में भेजता है। तो ऐसे ही दोस्तों 65 से 70 बार, ठीक है, 1 मिनट में हृदय 1 मिनट में 65 से 70 बार रुधिर को शरीर में पंप करता है। 1 मिनट में 65 से 70 बार रुधिर, जो हार्ट होता है वो रुधिर को पंप करता है बॉडी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम देखते हैं नोड्स के बारे में। नोड क्या होते हैं? नोड इसकी हिंदी दोस्तों देख लीजिए, हिंदी मुझे याद नहीं है। देखिए नोड 2 होते हैं। एक होता है SA नोड और दूसरा होता है AB नोड। ऐसे नोड को हम साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं और AB नोड को हम ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर। देखिए दोस्तों नोड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है SA नोड और एक होता है AB नोड। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए SA नोड क्या होता है। SA नोड इसकी फुल फॉर्म होती है साइनो ऑरिकुलर नोड। अब देखिए ये धड़कन के लिए जिम्मेदार है। ये दाएं आलिंद पर होता है। कहाँ पर होता है? दाएं आलिंद पर होता है। धड़कन की तरंग यहाँ से प्रारंभ होती है और दाएं आलिंद पर पेस मेकर लगाया जाता है। जब इसमें खराबी आ जाती है तो हम एक आर्टिफिशियल इक्विपमेंट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेस मेकर। आगे देखते हैं AB नोड्स का। हमारा है AB नोड। इसकी फुल फॉर्म है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। ये क्या करता है दोस्तों? ये धड़कन की तरंग को पकड़कर फैलाता है। ये धड़कन की तरंग को पकड़कर फैलाता है, इसका यही काम है। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इसको समझना क्या दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा जैसे हमने हार्ट बनाया था, इसमें हमारे 4 चैम्बर हैं। तो हमें पता है कि ये
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारे नोड्स की पोजीशन होती है वो देखिए ये है, इसको हम कहते हैं एसए नोड, एसए नोड। और ये यहाँ पर होता है हमारा एबी नोड, यानी कि ये कहाँ पर हुआ, राइट ऑरिकल में क्या होता है हमारा एसए नोड होता है, और यहाँ पर होता है हमारा एबी नोड। ईसीजी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय की पेशियों की गतिविधियों को जानने के लिए यूज करते हैं हम। हृदय के पेशियों की गतिविधियों हृदय की पेशियों की गतिविधियों को जानने के लिए, जैसे दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि कार्डियक मसल्स हृदय की मसल्स होती है, तो हृदय की जो मांसपेशियां होती है उनकी जो मूवमेंट है उनको जानने के लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट, जो हृदय धड़कन की माप है, हृदय धड़कन की माप ग्राफ द्वारा ली जाती है, ग्राफ द्वारा ली जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हृदय धड़कन की जो माप है वो किससे ली जाती है, ग्राफ द्वारा ली जाती है। इसको हम हिंदी में विद्युत अधिलेखन, ये छोड़, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों।